हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए मास मीडिया एंट्रेंस पेपर 2018 की। लास्ट वीडियो में हमने 2017 के सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम 2018 के सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कंपेयर भी करेंगे कि क्या 2018 का पेपर भी 2017 के फॉर्मेट को फॉलो करता है या नहीं, और साथ में हम उसके आंसर्स भी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में भी पहला जो क्वेश्चन है वो भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में है। तो पहला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के आपसी संबंधों पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 2017 में भारत और चाइना के रिश्तों के बारे में सवाल आया था। तो इस आंसर को आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, भारत और श्रीलंका के संबंध बहुत प्राचीन हैं और सामान्य मैत्रीपूर्ण भी रहे हैं, किंतु श्रीलंकाई गृह युद्ध के समय संबंध प्रभावित हुए थे। सैन्य गुटों का विरोध, निशस्त्रीकरण एवं हिंद महासागर को शांतिपूर्ण रखने के प्रयास संबंधी मुद्दों पर दोनों देश समान विचार रखते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य विवाद के क्षेत्र भी रहे। सबसे मुख्य विवादित मुद्दा तमिलों, जो कि भारतीय मूल के हैं एवं ब्रिटिश शासकों द्वारा बागवानी मजदूरों के रूप में श्रीलंका ले जाए गए थे, की नागरिक एवं समान अधिकार दिलाने से संबंधित है। पिछले 2 वर्षों में भारत श्रीलंका संबंध और अधिक घनिष्ठ हुए हैं। मई 2000 में विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने श्रीलंका की यात्रा की तथा श्रीलंका में स्थायी शांति की बहाली हेतु श्रीलंकाई शीर्ष नेताओं से बातचीत भी की। फरवरी 2001 में श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंग भारत की यात्रा पर आईं और आपसी विश्वास व सूझबूझ पर आधारित घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों की प्राथमिकता को दोहराया। भारत द्वारा श्रीलंका को $100 मिलियन का ऋण किस्तों के रूप में उपलब्ध कराया गया है। भारत श्रीलंका के बीच मार्च 2000 से मुक्त व्यापार समझौता लागू किया गया है तथा दोनों देशों के मछुआरों को पेश आ रही परेशानियों को सुलझाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। भारत विपत्ति के समय सदैव श्रीलंका को सहायता प्रदान करता रहा है। भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को कई ऋण प्रदान किए गए हैं। दिसंबर 2004 में सुनामी आपदा के पश्चात श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर नौवहन जहाज़ों व हेलीकॉप्टरों में भारी मात्रा में राहत सामग्री भारत द्वारा श्रीलंका भेजी गई थी। अब इसी तरह आप इस आंसर को कितना भी लंबा कर सकते हैं। साथ ही जो तमिल वाला मुद्दा मैंने बीच में शुरू में उठाया था, आप उसको भी और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो कि है अपने पसंदीदा समाचार चैनल की विशेषताएं लिखिए। इससे पहले जो सवाल आया था वो आया था कि किसी धारावाहिक की समीक्षा की, क्योंकि 2018 के पेपर में विशेषताएं पूछी गई हैं, केवल विशेषताएं। अगर समीक्षा होता तो हम दोनों चीज़ें लिखते, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखते और नेगेटिव भी लिखते, लेकिन यहाँ पर केवल विशेषताएं पूछी गई हैं। और आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल की, तो आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल कोई भी हो सकता है, आप उसके बारे में लिखिए। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले आप उस चैनल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए, एकदम से विशेषताओं पर मत जाइए। थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि आज तक एक हिंदी समाचार चैनल है, इसका स्वामित्व टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड के पास है। आज तक भारत के सर्वाधिक देखे जाने वाले हिंदी समाचार चैनलों में से एक है। आज तक का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। आज तक को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनल के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। तो उस तरह से आप थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इसका आरंभ कैसे हुआ। आज तक का सर्वप्रथम प्रसारण दूरदर्शन के डीडी मेट्रो पर वर्ष 1995 में किया गया था। तब यह रात्रि 10:20 के समाचार कार्यक्रम के रूप में प्रसारित किया जाता था। इसके साथ ही आप इसकी वर्तमान स्थिति पर भी रोशनी डाल सकते हैं, जैसे कि 2001 में इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड में न्यूज़ चैनल ऑफ द ईयर चुना गया। 2003 में आज तक को सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनल का इंडियन टेली अवार्ड मिला। इसी तरीके से 2020 तक कई अवार्ड इसको मिले, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो आप ये बताएंगे कि आप इस चैनल को क्यों देखते हैं, आपको इस चैनल में क्या खासियत नज़र आती है। तो वो तो आपसे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। तो फिर, और क्योंकि आप एक मीडिया स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, तो ये आंसर अगर आप अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स पर बेस करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है किसी आंखों देखी दुर्घटना का विवरण लिखिए। तो मेरी पहली वीडियो में भी मैं इसके आंसर को बता चुकी हूँ और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसकी तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर जाइए। हो सकता है कि ये इस साल भी रिपीट हो जाए। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, किसी फिल्म की समीक्षा कीजिए। लास्ट ईयर इसकी जगह जो सवाल आया था कि किसी फिल्म या धारावाहिक की समीक्षा कीजिए, तो यहाँ पर इस बार केवल फिल्म की समीक्षा मांगी है। तो इस बार हम जो है दंगल की समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले आप फिल्म का नाम डालेंगे, निर्माता आमिर खान, निर्देशक नितेश तिवारी, कलाकार आमिर खान, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, संगीत
प्रीतम, इसी तरीके से कितनी रेटिंग इसको मिली, थोड़ा सा इंट्रो देंगे। आमिर खान की इस फिल्म की कहानी एक ऐसे पिता और उसके सपने की है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए बेटे की इच्छा रखता है, लेकिन इसके इस सपने को सच का जामा बेटे की जगह बेटियां पहनाती हैं। दंगल की कहानी हरियाणा के बलाली गांव के रेसलर महावीर फोगाट की है, जिनका सपना है कि वो अपने देश के लिए रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीते। अब इसके बाद यहाँ से आप जो मूवी की कहानी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है निर्देशन के ऊपर आएंगे कि स्क्रीन प्ले कैसा रहा। तो फिल्म का निर्देशन बेहतरीन है, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हुई रियल लोकेशन की शूटिंग देखने लायक है। निर्देशक के तौर पर नितेश तिवारी सफल साबित हुए हैं। सीन शूट करना आसान भले ही हो, लेकिन उसके इमोशंस को दर्शक तक पहुंचा पाने में नितेश ने 100% कामयाबी हासिल की है। तो यहाँ पर आप निर्देशन यानी कि डायरेक्शन के बारे में भी अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। वहीं दंगल में अभिनय कैसा रहा, जैसे कि आमिर खान का यह परफॉर्मेंस उनकी पिछली रिलीज फिल्मों से काफ़ी अलग है और आपको भीतर तक छू जाता है। फिल्म के हर एक किरदार ने गजब का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही आप संगीतों के बारे में भी टिप्पणी दे सकते हैं कि फिल्म के सभी संगीत फिल्म की कहानी के साथ बढ़ते हैं। ये कहानी के साथ इस तरह चलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब गाना शुरू हुआ और कब ख़त्म। तो ठीक इसी तरह हेडिंग डालकर आप किसी भी फिल्म की समीक्षा कर सकते हैं। 5वां सवाल है, सोशल मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रभाव को हम नेगेटिवली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और पॉजिटिवली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम दोनों ही चीज़ों को, पक्षों को लेकर चलेंगे अपने आंसर में, और इस आंसर को भी थोड़ा इंट्रो के साथ शुरू करेंगे। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक बटन दबाने पर ही हमारे पास अत्यंत विस्तृत, संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक किसी भी प्रकार की जानकारी पहुंच जाती है। सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। सोशल मीडिया के बिना आज हमारे जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है, परंतु इसके अत्यधिक उपयोग की वजह से हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। समाज पर सोशल मीडिया के प्रभावों के बारे में बहुत सारे तर्क वितर्क मिल जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक वरदान है, वहीं कुछ लोग महसूस करते हैं कि यह केवल एक अभिशाप है। सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव, तो आप एक हेडिंग ऐसे डालेंगे और फिर लिखेंगे कि सोशल मीडिया समाज के सामाजिक विकास में अपना योगदान देता है और कई व्यवसायों को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके साथ आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि आजकल में ही आपने सुना होगा कि बाबा का ढाबा, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है और जहां उनका थोड़ा सा सामान भी नहीं बिकता था, वहीं अब काफ़ी ज़्यादा भारी तादाद में जो लोग हैं वहां पहुंच रहे हैं और सामान ख़रीद रहे हैं। यह सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे साधन प्रदान करता है जो लाखों सशक्त ग्राहकों तक पहुंचता है। हम आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी और समाचार प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी सामाजिक कारण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग एक अच्छा साधन है। नौकरी तलाशने वालों को भी इससे काफ़ी सहायता मिलती है। यह व्यक्तियों को बिना किसी हिचकिचाहट के दुनिया के साथ सामाजिक विकास और बातचीत करने में मदद करता है। यह आपको लोगों से मेलजोल बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव के बारे में। कई चिकित्सकों का मानना है कि सोशल मीडिया लोगों में निराशा और चिंता पैदा करने वाला एक कारक है। ये बच्चों में खराब मानसिक विकास का भी कारण बनता जा रहा है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग निद्रा को प्रभावित करता है, नींद को, साइबर बुलिंग, छवि खराब होना आदि जैसे कई अन्य नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सोशल मीडिया की वजह से युवाओं में गुम हो जाने का भय अत्यधिक बढ़ गया है। तो नकारात्मक प्रभाव तो आपके सामने आज कई देखने को मिल जाएंगे। कई दंगे, सांप्रदायिक दंगे जो कि सोशल मीडिया के द्वारा फैलाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। इसके अलावा पबजी जैसे दूसरे गेम जिनकी लत लग जाती है, इससे भी बच्चे पढ़ाई को और अपनी दूसरी ज़रूरी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो कितना नुकसान होता है। आजकल कई लोगों के चश्मा लग गया जो कि पहले नहीं लगा हुआ था। वो भी सब जो है सोशल मीडिया का ही कारण है कि लोग सोशल मीडिया की लत लगा लेते हैं और फिर उससे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इस आंसर में तो लिख सकते हैं। निष्कर्ष भी आपको लिख सकते हैं अगर आप चाहें एंड में एक हेडिंग डालकर। सोशल मीडिया के उपभोक्ताओं में शामिल होने से पहले ध्यान से उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच कर लेनी चाहिए। यदि सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह मानव जाति के लिए वरदान साबित हो सकता है। ठीक उसी तरह हर चीज़ के जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरीके से सोशल मीडिया भी है।
तो इसका भी वही है कि दो पॉजिटिवली अगर आप यूज़ करेंगे तो ये वरदान है, और अगर आप हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर ये एक अभिशाप के रूप में आपके सामने आएगा। इसके बाद 6 नंबर वाले क्वेश्चन यही समाप्त हो जाते हैं और अब हम बात करते हैं 10 नंबर के जो क्वेश्चन है। रेडियो पर प्रसारित होने वाले किसी कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। अब इसमें आप किसी भी कार्यक्रम की विवेचना यानी कि अच्छे से उसकी समीक्षा कर सकते हैं, जैसे कि विविध भारती के कुछ आरंभिक कार्यक्रम है, जयमाला, हवा महल और पिटारा, सखी सहेली, मंथन, यूथ एक्सप्रेस, उजाले उनकी यादों के। थोड़ा सा आप अगर उसको हम एक्सप्लेन करें कार्यक्रम को, जैसे कि सखी सहेली, तो महिलाओं के लिए धारावाहिकों का प्रसारण तो अनेक टीवी चैनल करते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जो महिलाओं के लिए हो और उसे महिलाएं ही प्रस्तुत करें। विविध भारती ने इस ज़रूरत को समझा और शुरू हुआ सखी सहेली कार्यक्रम। पिछले 2 से ज़्यादा वक्त से दिन में 3 बजे प्रसारित होने वाला विविध भारती का सखी सहेली कार्यक्रम महिलाओं द्वारा प्रस्तुत एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। श्रोताओं की मांग को देखते हुए इसमें एक दिन फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली भी प्रसारित किया जाता है। नहीं, अगर आप पिटारा कार्यक्रम के बारे में लिखना चाहते हैं तो देखिए ये सब जो है गूगल पर अवेलेबल है, तो आप इजीली सर्च करके शो के नाम से जितना चाहे मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो दूसरा सवाल है, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। जैसे कि साफ साफ सवाल में ही लिखा है कि अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है आंसर। हमारा देश लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं संविधान में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। चौथा स्तंभ मीडिया। ज़रूर कोई खासियत रही होगी इसमें, तभी तो चौथा स्तंभ बोला जाता है। मीडिया समाज के विभिन्न वर्गों, सत्ता केंद्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करती है। आधुनिक युग में मीडिया का सामान्य अर्थ समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि से लिया जाता है। किसी भी देश की उन्नति व प्रगति में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं जब मीडिया की शक्ति को पहचानते हुए लोगों ने उसका उपयोग लोक परिवर्तन के भरोसेमंद हथियार के रूप में किया है। अंग्रेज़ों की दास्ता से सिसकते भारतीयों में देशभक्ति व उत्साह भरने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आप हिस्ट्री पढ़िए बहुत सारी मीडिया की और इस आंसर में आप वो लिख सकते हैं। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि क्या आज भी मीडिया चौथा स्तंभ कहलाने लायक है या नहीं। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया लोगों के विचारों को प्रभावित करने या परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी भूमिका के अंतर्गत न केवल राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्याओं का समाधान खोजना शामिल है, बल्कि लोगों को शिक्षित तथा सूचित करना भी शामिल है, ताकि लोगों में समालोचनात्मक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। परंतु विगत समय में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जो यह बताता है कि उनका झुकाव सत्य की खोज के बजाय वाणिज्यिक हितों की ओर अधिक है। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि अधिकतर राजनीतिक दलों के कुल बजट का लगभग 40% मीडिया संबंधी खर्चों के लिए आवंटित होता है। चुनावों में प्रयुक्त होने वाला धन, बल, शराब तथा पेड न्यूज़ की अधिकता चिंता का विषय है। भारतीय प्रेस परिषद के अनुसार ऐसी खबरों जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नकद या अन्य लाभ के बदले में प्रसारित किए जा रही हों, पेड न्यूज़ कहलाते हैं। हालांकि यह साबित करना अत्यंत कठिन कार्य है कि किसी चैनल पर दिखाई गई विशेष खबर या समाचार पत्र में छपी न्यूज़ पेड न्यूज़ है। यद्यपि भारत में मास मीडिया में भ्रष्टाचार मीडिया जितना ही पुराना है, परंतु हाल के वर्षों में यह अधिक संस्थागत एवं संगठित हो गया है, जहां समाचार पत्र और टीवी चैनल किसी विशिष्ट व्यक्ति, कॉरपोरेट इकाई, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों इत्यादि के पक्ष में धन लेकर सूचनाएं प्रकाशित या प्रसारित करते हैं। विगत कुछ वर्षों में इसने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की रिपोर्टिंग करके एक नया आयाम ही हासिल किया है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इस सवाल पर लिखा जा सकता है। अब देखते हैं तीसरा सवाल, किसी विधानसभा चुनाव का विश्लेषण कीजिए। पिछले प्रश्न पत्र में 2017 के मुझे याद है कि जो पूछा गया था वो यूपी विधानसभा इलेक्शन के बारे में पूछा गया था, और उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस बार दिल्ली विधानसभा के बारे में पूछा जा सकता है, 2020 के इलेक्शंस के बारे में। और यहाँ पर खैर 2018 में तो इन्होंने मर्जी पे छोड़ दिया कि किसी भी विधानसभा के बारे में लिखिए, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उसके विधानसभा के इलेक्शन के बारे में आप लिखिए। तो कोई भी आप इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि विधानसभा इलेक्शन में कितनी सीटें होती हैं, कौन कौन खड़ा होता है, और पर्सनली अपने स्टेट में आपने विधानसभा चुनाव में क्या महसूस करा।
इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। इससे पहले 2017 के पेपर को लेकर भी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूँगी। इससे पहले ऑब्जेक्टिव को लेकर भी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी और एंट्रेंस पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं और उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए।